हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साधना साइंस क्लब। आज के इस लेक्चर में हम रेस्पिरेशन को कंटिन्यू करेंगे। तो एक बार चलिए रीकैप कर लेते हैं कि हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया। होप सो कि ये हमारा लास्ट वीडियो होगा रेस्पिरेशन यूनिट का। तो देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हमने देखा कि रेस्पिरेशन होता क्यों है। मतलब इसका मेन एम होता है कि हमने जो कुछ भी खाया पिया है उसका मतलब ऑक्सीडेशन होके हमको एनर्जी मिल जाए। हमने देखा रेस्पिरेशन डिपेंड करता है हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे, यानी कोई भी एनिमल कहाँ पे रहता है या फिर वो किस चीज़ का बना है, सेलुलर लेवल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी। फिर रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ फ्रॉग का हमने डिस्कस किया, क्योंकि जो फ्रॉग है वो पानी में भी रहता है और टेरेस्ट्रियल पर भी यानी धरती पर भी रहता है। तो इस तरह से उसके जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो अलग अलग तरह के होते हैं। फिर हमने देखा वर्टिब्रेट में, फिश में गिल्स होता है, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल में लंग्स होते हैं। इंसेक्ट में क्या होता है, स्पाइरेकल या फिर ट्रैकियल ट्यूब होता है। पोरीफेरा, सिलेंटेटा, प्लेटीहेल्मिन्स में गैसियस एक्सचेंज सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होता है। अर्थ फॉर्म में मॉइस्ट स्किन के थ्रू, यानी इसको हम बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है। ये हमने प्रेशर की बात करी थी, जहाँ पे मैंने आपको बोला था एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब इसमें क्या क्या गैसेस कितने % में प्रेजेंट है, ये आपको याद होना चाहिए। फिर हमने देखा यहाँ पे मतलब ये तो देखा था। फिर क्या देखा था कि पार्शियल प्रेशर कितना होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर में, ये भी आपको याद होना चाहिए। फिर हमने क्या डिस्कस किया, यहाँ पे जो प्रेशर और वॉल्यूम होते हैं एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी वॉल्यूम बढ़ाओगे तो प्रेशर घटेगा और प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम घटेगा। इस तरह से इसमें इन्वर्सली प्रोपोर्शनलिटी का क्या होता है, रिलेशन होता है। फिर हमने देखा कि किस तरह से मतलब ये क्या है हमारा थोरेसिक केज, जिसके अंदर में क्या होता है हमारा लंग्स प्रेजेंट होता है, सिचुएटेड होता है। तो यहाँ पे हमने ये मतलब 7 पेयर रिब्स का, ये मतलब 3 पेयर रिब्स, यहाँ पे वर्टिब्रो स्टर्नल, वर्टिब्रो कॉन्डल या फिर वर्टिब्रल या फिर फ्लोटिंग रिब्स, इसके बारे में भी डिस्कस कर लिया था। फिर हमने क्या देखा, जो फिशेस होते हैं इसमें गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है, तो इनको हम बोलते हैं ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। फिर ये देखा कि कौन कौन सी मसल्स इन्वॉल्व होती हैं हमारे रेस्पिरेशन में। फिर हमने देखा था ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जहाँ पे ये नोस्ट्रिल, नेजोफेरिंक्स, फेरिंक्स, ये सारी चीज़ें अब आपको क्लियर होंगी कि किसका क्या फंक्शन होता है, कौन क्या करता है, कौन कहाँ पे प्रेजेंट होता है। फिर हमने देखा जो ग्लोटिस है, ग्लोटिस का ढक्कन एपिग्लोटिस होता है, जो कि फूड को एयर पाइप में जाने से क्या करता है, प्रिवेंट करता है, बचाता है। फिर हमने देखा ट्रैकिया, जो ट्रैकिया है वो T5 लेवल पे डिवाइड होकर राइट प्राइमरी ब्रोंकस और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस में क्या हो जाती है, मतलब डिवाइड हो जाती है। फिर हमने देखा था ट्रैकिया पे सी शेप रिंग भी होता है, ताकि हमारा जो ट्रैकिया है वो कोलैप्स ना करे एयर की वजह से। फिर देखा जो राइट लंग है वो 3 लोब में और लेफ्ट लंग 2 लोब में डिवाइड होता है, और इस वजह से जो प्राइमरी ब्रोंकस है वो सेकेंडरी ब्रोंकस में फिर क्या होता है, डिवाइड होता है। सेकेंडरी ब्रोंकस आगे चलकर टर्सरी ब्रोंकस में डिवाइड होता है। फिर यहाँ पे क्या होता है, हमने देखा था अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, फिर देखा था लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। जो हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है वहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं और इसका फंक्शन जो है ये भी हमने देख लिया था। लोअर रेस्पिरेटरी स्टार्ट होता है ट्रैकिया से और ये एंड होता है कहाँ पे, हमारे एल्वियोलाई तक। और हमने ये भी देखा था इनिशियल ब्रेंक्यूल तक हमारा कंडक्टिंग पार्ट होता है, उसके बाद जो है टर्मिनल ब्रेंक्यूल तक हमारा कंडक्टिंग पार्ट होता है, और उसके नीचे एल्वियोलर डक्ट और एल्वियोलाई क्या होता है, रेस्पिरेटरी पार्ट होता है। ये हमने जो है देखा था। फिर ये जो है इसका कंप्लीट फिगर एक बार हमने देखा था कि जो कंडक्टिंग जोन है इसका काम क्या है, फिल्टर, वार्म, ह्यूमिडिफाई। रेस्पिरेटरी जोन का काम क्या है, मतलब गैसेस का एक्सचेंज करना। फिर देखा था जो एल्वियोलाई है यहाँ पे 2 टाइप के सेल होते हैं, एक का फंक्शन होता है गैसेस एक्सचेंज कराने में, एक का फंक्शन होता है सर्फेक्टेंट को सिक्रेट करने में, जिससे जो है हमारी एल्वियोलाई जो है वो कोलैप्स ना करे। उसके बाद थोरेसिक केज देखा था कि मतलब इसके डार्सल साइड पे क्या है, वर्टिब्रल कॉलम, वेंट्रल साइड पे क्या है, स्टर्नम है, लैटरली क्या है यहाँ पे रिब्स हैं, और नीचे क्या है, लोअर साइड पे डायफ्राम है। रेस्पिरेशन देखा था हमने, यहाँ पे इसके कितने स्टेप होते हैं, 5 स्टेप होते हैं। फर्स्ट होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड एल्वियोलाई। सेकेंड क्या होता है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस फ्रॉम एल्वियोलाई टू ब्लड। फिर क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। फिर क्या होता है, डिफ्यूजन टू टिश्यू। फिर क्या होता है, यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी थी। फिर हमने यहाँ पे क्या देखा था, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, जो कि अब आपको अच्छी तरह से क्लियर होगा। तो यहाँ पे कौन कौन से मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, कब वॉल्यूम बढ़ता है, कब घटता है, कब जो है डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन होता है, कब रिलैक्सेशन होता है, ये सारी चीज़ें अब आपको जो है क्लियर होंगी। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, हमने क्या देखा था, ये सारी चीज़ें हो गई। हमने देखा था वेंटिलेशन, जो ब्रीदिंग है यहाँ पे क्या एक्टिव है क्या पैसिव, ये भी देख लिया था। फिर ये हमने जो है लंग्स के लेयर देखे थे, विसरल प्लूरा, पेराइटल प्लूरा, दोनों के बीच में प्लूरल कैविटी। फिर ये हो गया हमारा फिर लंग कैपेसिटी की बात की थी, यहाँ पे हमने टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम,
एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, फिर इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी, रेजिडुअल वॉल्यूम, उसके बाद फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, फिर यहाँ पे टोटल लंग कैपेसिटी। इसके बारे में हमने डिस्कस किया था, जो कि अब आपको अच्छी तरह से क्लियर होगा। इसके जो जो वैल्यू हैं ये भी आपको याद हो गए होंगे। अब देखिए हमने जो है स्टार्ट किया था ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में, जहाँ पे हमने O2 का ट्रांसपोर्ट पूरी तरह से डिस्कस कर लिया था। और आज के इस लेक्चर में हमको जो है स्टार्ट करना है कहाँ से, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व से। तो हमने देखा था जो हीमोग्लोबिन है वो सेल्फिश होता है, अगर ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा है तो कंबाइन कर लेता है, जैसे ही ऑक्सीजन का अमाउंट कम होता है वो उसको छोड़ देता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। अब सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि ये कर्व जो है, ये ग्राफ जो है, ये किसके किसके बीच में बनता है। तो याद रखना ये बनता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो कि होता है mm ऑफ Hg में, और किसके बीच, परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन, मतलब कितने ऑक्सीजन के साथ में कितना परसेंट हीमोग्लोबिन जो है कंबाइन करता है। तो अब देखो यहाँ पे हम लेते हैं परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन, और यहाँ पे हम लेते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो एक हम यहाँ पे लेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और एक हम लेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जब हमारा मतलब हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, 40 mm ऑफ Hg, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, 95 mm ऑफ Hg। तो जब जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है तो कितना परसेंट हीमोग्लोबिन कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ में, 75%। और जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है तो यहाँ पे जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 95% होता है तो कितने परसेंट हीमोग्लोबिन कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ में, 97%। तो सबसे पहले क्या याद रखेंगे, ये ग्राफ किसके किसके बीच में बनता है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के पार्शियल प्रेशर पे कितना परसेंट हीमोग्लोबिन कंबाइन करता है, या फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड के केस में कितना परसेंट हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन करता है। तो याद रखना जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 40 है तो 75% हीमोग्लोबिन कंबाइन कर रही है, और जब यहाँ पे पार्शियल प्रेशर कितना है 95, तो यहाँ पे 97% हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन कर रही है। और सिंपल सा क्वेश्चन अगर उनको पूछना होगा तो वो सिंपल सा पूछ लेंगे कि ये जो हीमोग्लोबिन मतलब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व होता है इसका शेप कैसा होता है। तो देखो कुछ कुछ ये ऐसा शेप होता है, ऐसा शेप होता है, तो इसको हम बोलते हैं, देखो ऐसा, ये मतलब थोड़ा एस शेप का दिखता है, तो इस वजह से इसको हम बोल देते हैं सिग्मॉइड कर्व। क्या बोल देते हैं, सिग्मॉइड कर्व। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, जब हम ऊपर जाते हैं क्या करते हैं, जब हम ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन। क्या होता है जब हम ऊपर जाते हैं, यहाँ पे देखो जब हम ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, एसोसिएशन, यानी ऑक्सीजन क्या है हीमोग्लोबिन के साथ में, यानी हीमोग्लोबिन क्या है ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन कर रही है। लेकिन जब हम नीचे आते हैं तब क्या होता है, जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन के साथ में डिसोसिएट करता है। क्या करता है, डिसोसिएट करता है। तो सब यहाँ पे क्या याद रखेंगे, जो ये कर्व है ये सिग्मॉइड शेप का यानी एस शेप का होता है। अब यहाँ पे देखते हैं ये एसोसिएशन और डिसोसिएशन से क्या मतलब है। देखो ऊपर जाने का मतलब इससे है कि देखो यहाँ पे कुछ इस तरह से हम देखते हैं ग्राफ, कुछ ऐसा सा, मतलब ये जो है हमारी मेन है, ये है हमारी मेन ग्राफ। इससे ऊपर जाने का मतलब यानी इसके जो है लेफ्ट साइड, और नीचे आने का मतलब इसके राइट साइड। इसको अभी हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या देखोगे, परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन क्या क्या हो सकता है, 100%, 97%, 75%। अभी जो मैंने आपको बताया, तो ये 100%, 97%, 75%, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है जैसे कि 100% सैचुरेशन का मतलब ये है, आउट ऑफ 100 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन 100 आर कंबाइंड विथ ऑक्सीजन। यानी यहाँ पे क्या है, सैचुरेशन, जबकि ऐसा कभी भी मतलब किसी केस में ऐसा नहीं होता है, ऐसा किसी भी केस में नहीं होता है।
मतलब ऐसा किसी भी केस में नहीं है कि 100% हीमोग्लोबिन जो है 100% ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन कर जाए, ऐसा नहीं होता। अब देखो 97 का मतलब क्या है, आउट ऑफ 100 मॉलिक्यूल ऑफ Hb यानी हीमोग्लोबिन 97 हीमोग्लोबिन आर कंबाइन विथ ऑक्सीजन। तो ये है 97% का मतलब, और ऐसा किस केस में होता है, इन ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और 75% का मतलब ये है, आउट ऑफ 100 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन 75 हीमोग्लोबिन आर कंबाइंड विथ ऑक्सीजन, और ऐसा किस केस में होता है, इन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इसका मतलब समझ में आया होगा कि 75% सेचुरेशन का क्या मतलब है, 97% सेचुरेशन का क्या मतलब है। 97% यानी 100 मॉलिक्यूल अगर हैं हीमोग्लोबिन के, तो उसमें से केवल 97 हीमोग्लोबिन क्या होंगे, ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन होंगे। और 75% का मतलब ये है कि 100 मॉलिक्यूल में से हीमोग्लोबिन के केवल 75 हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन होंगे। तो अब यहाँ पे देखो, जैसे हमने देखा ऊपर और नीचे, जैसे मैंने आपको बताया जब हम ऊपर जाते हैं नीचे आते हैं, तो ऊपर जाने का मतलब यहाँ पे हम लेते हैं लेफ्ट साइड से। जैसे ये है हमारा लेफ्ट साइड और ये है हमारा लोअर साइड। तो ऊपर साइड यानी लेफ्ट साइड जहाँ पे क्या होता है, हमारा एसोसिएशन। क्या होता है, एसोसिएशन। जब हम ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, यानी लेफ्ट साइड में क्या होता है, एसोसिएशन, और लोअर साइड में यानी राइट साइड में क्या होता है, डिसोसिएशन। अब जो मैंने आपको बताया था, जब भी हम कोई ऑर्गन डिस्कस करते हैं तो लेफ्ट और राइट जो है वो अलग तरह से लेते हैं, यानी अपना रियल वाला लेफ्ट राइट लेते हैं। लेकिन यहाँ पे लेफ्ट राइट जो है, जैसे हम रीजनिंग का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उस तरह से लेंगे, क्योंकि ये तो एक ग्राफ है, ये कोई ऑर्गन वगैरह थोड़े ना हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इस वजह से यहाँ लेफ्ट और राइट में कंफ्यूज मत होना कि मैंने जो है बताया था तो इस तरह से लेफ्ट राइट जो है अलग अलग ले लो। तो ये होगा हमारा राइट साइड। राइट साइड पे क्या होता है, डिसोसिएशन होता है, यानी ब्रेकडाउन होता है, यानी यहाँ पे हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन लेफ्ट साइड पे क्या होता है, एसोसिएशन, यानी यहाँ पे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ में क्या करता है, कंबाइन करता है। तो अब यहाँ पे देखो, कर्व शिफ्ट टू राइट। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि कब जो है कर्व जो है वो राइट की तरफ में शिफ्ट करेगा, यानी कब वो नीचे के साइड में आएगा। या फिर इसी को पूछ सकते हैं कि कब डिसोसिएशन होगा। मतलब ये क्वेश्चन ना कई तरह से घुमा घुमा के पूछते हैं। या तो बोलेंगे कि राइट साइड में कब मूव होगा, या फिर पूछ लेंगे ब्रेकडाउन कब होगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन का, या पूछ लेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन कब होगा। तो इसके कुछ कंडीशन होते हैं। कंडीशन क्या होते हैं, यानी ये हमारा ग्राफ जो है वो राइट साइड में शिफ्ट करे, इसके लिए क्या कंडीशन होते हैं, सी बीट। क्या होता है, सी बीट। अब देखो यहाँ पे C फॉर CO2, B फॉर BPG, E फॉर एक्सरसाइज, A फॉर एसिड या फिर एल्टीट्यूड, T फॉर टेम्परेचर। तो ये सब वो कंडीशन है कि जब यहाँ पे क्या होगा, इनमें इंक्रीज होगा, यानी इसमें से ये जो सी बीट है, इसमें से किसी भी चीज़ में जब आप इंक्रीज करोगे तो क्या है, इंक्रीज इन एनी ऑफ दीज पैरामीटर एंड कर्व विल शिफ्ट टू राइट। यानी यहाँ पे क्या होगा, ये सब प्रमोट करेंगे डिसोसिएशन को। यानी ये सब क्या हैं, ये सब वो हैं जो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की दोस्ती में क्या करेंगे, दरार डालेंगे, यानी इन दोनों को सेपरेट करेंगे, इन दोनों को अलग अलग कर देंगे। तो क्या हो गया, सी बीट में से चाहे CO2, BPG, एक्सरसाइज, एसिड या अल्टीट्यूड या फिर टेम्परेचर, अगर इनमें से कोई भी चीज़ जब बढ़ेगा तो क्या होगा, कर्व जो है राइट साइड में शिफ्ट होगा। यानी राइट साइड में शिफ्ट होने का मतलब क्या है, डिसोसिएशन होगा। क्या होगा, डिसोसिएशन होगा। डिसोसिएशन होगा मतलब क्या, कि जो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन है वो अलग अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे प्लेस्ड विथ डिमांड ऑक्सीजन, प्लेस विच डिमांड ऑक्सीजन। अच्छा, मतलब ऐसा कोई भी जगह जहाँ पे ऑक्सीजन की डिमांड होगी तो वहाँ भी कर्व जो है वो राइट साइड में शिफ्ट होगा। अब देखो, जो हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में डिफरेंस ये है। देखो, हीमोग्लोबिन तो हमारे ब्लड में पाया जाता है, मायोग्लोबिन हमारे मसल्स में पाया जाता है। मायो मीन्स होता ही है मसल्स, तो मायोग्लोबिन हमारे मसल्स में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन भी ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन करता है और क्या बनाता है यहाँ पे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और मायोग्लोबिन भी हमारे ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन करता है। तो दोनों ही ऑक्सीजन के साथ में क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। और याद रखना, सबसे मेन डिफरेंस ये है, 1 हीमोग्लोबिन कंबाइन विथ 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, जबकि 1 मायोग्लोबिन कंबाइन विथ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। यानी एक हीमोग्लोबिन 4 मॉलिक्यूल से कंबाइन करता है ऑक्सीजन के, जबकि एक मायोग्लोबिन केवल 1 मॉलिक्यूल से क्या करता है, कंबाइन होता है ऑक्सीजन के। और देखो, जैसे मान लो कोई एक व्यक्ति है, कोई एक
व्यक्ति है उसकी 4 गर्लफ्रेंड है, तो यहाँ पे क्या होगा, कंबाइनिंग कैपेसिटी कम होगी। क्या होगी, कंबाइनिंग कैपेसिटी कम होगी। लेकिन अगर कोई एक लड़का है उसकी एक ही गर्लफ्रेंड है तो उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी, उसको डर होगा कि कहीं वो छोड़ के चली ना जाए। लेकिन इसके पास तो 4 हैं, यानी हीमोग्लोबिन एक ऐसा लड़का है जिसके 4 गर्लफ्रेंड है, तो इसको मतलब टेंशन ही नहीं, वो सोचेगा चलो एक चली जाएगी तो 3 बचेंगी, वो चली जाएगी वो रहेगी, वो चली जाएगी वो रहेगी, मतलब इसको टेंशन नहीं है। यानी इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है, कम है। यहाँ पे उतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं है क्योंकि इसकी 4 गर्लफ्रेंड हैं, तो उतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं रहेगी, इसको तो चारों को समय देना है। लेकिन यहाँ पे क्या है, मायोग्लोबिन ऐसा लड़का है जिसके पास केवल एक गर्लफ्रेंड है, तो इसकी जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है वो ज़्यादा होगी। तो याद रखना यहाँ पे मायोग्लोबिन की कंबाइनिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, हीमोग्लोबिन की कंबाइनिंग कैपेसिटी कम होती है, बस इतना यहाँ पे याद रखना। मायोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन मसल्स एंड टाइटली होल्ड O2, यानी ये देखो टाइटली O2 को क्या करता है, होल्ड करके रखता है। ओनली रिलीज ड्यूरिंग एक्सटर्नस एक्सरसाइज, जब हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है एक्सरसाइज करते हैं तब ये जो है ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, अदरवाइज ऑक्सीजन को ये जो है टाइटली होल्ड करके रखते हैं। अब यहाँ पे देखो, तो हमने क्या देखा, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना था, 95%, और यहाँ पे परसेंटेज सैचुरेशन कितना था, 97%। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना था, 40, और परसेंटेज सैचुरेशन कितना था, 75%। तो 97% से 75% बचा, यानी यहाँ पे क्या हुआ, इसके बीच में 22% जो ऑक्सीजन था वो क्या हो गया, डिलीवर्ड हो गया। क्या हो गया, डिलीवर्ड हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया। तो हम यहाँ से कह सकते हैं इन 100 ml ब्लड, क्या कह सकते हैं, इन 100 ml ब्लड 15 ग्राम HB 97% सैचुरेट 20 ml O2 कैरी। देखो 100% अगर ब्लड है तो उसमें 15 ग्राम क्या होगा, हीमोग्लोबिन होगा, जो कि सैचुरेट करता है 97% के साथ में, 97% ऑक्सीजन के साथ में, और ये जो है कैरी करता है 20 ml ऑक्सीजन। क्या कैरी करता है, 20 ml ऑक्सीजन। और यहाँ पे देखो इन 100 ml ब्लड 15 ग्राम ऑफ HB 75% सैचुरेट, तो यहाँ पे कितना होता है, 15 ml क्या होता है, कैरी होता है। तो हम कह सकते हैं ऑक्सीजन डिलीवरी टू टिश्यू कितना हुआ, यहाँ पे 20, यहाँ पे 15, तो इन दोनों को माइनस करके कितना आ जाएगा, 5 ml। क्या आ जाता है, 5 ml। तो 97% और 75% दोनों में क्या हुआ, 20 ml और 15 ml, तो 20 - 15 इक्वल टू 5 ml। तो जो हमारे टिश्यू के पास में डिलीवरी होती है 100 ml ब्लड के थ्रू, वो होती है 5 ml। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, 100 ml ब्लड 5 ml ऑक्सीजन डिलीवर्ड टू टिश्यू, यानी 100 ml ब्लड के थ्रू 5 ml ऑक्सीजन क्या होता है, टिश्यू के पास तक डिलीवर्ड किया जाता है। तो ये जो है यहाँ पे चाहो तो इसको छोड़ भी सकते हो। क्या है, 100 ml ब्लड, देखो जो मेल है उनके केस में 100 ml ब्लड में क्या है, 15 ग्राम हीमोग्लोबिन तो होगा ही होगा। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट 1.34 ml ऑफ O2, जो कि अभी मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था। तो 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट 1.34 इंटू 15 यानी 20.1 ml। अब यहाँ पे देखो 100% कितना कैरी करता है, 20.1 ml, तो 97% कितना कैरी करेगा, 19.49 ml, और 75 कितना करेगा, 15 मतलब जब इसको आप मल्टीप्लाई ये कैलकुलेशन वगैरह कर लेना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 ml डिलीवरी। यानी आप कुछ भी ले लो, जैसे अभी एक क्वेश्चन और आपको दिखाती हूँ। ये जैसे देखो यहाँ पे 100 ml ब्लड है, क्या है, 100 ml ब्लड है जो कि कंटेन करता है 15 ग्राम हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पे 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कैरी करता है 1.34 ml, तो 15 इंटू 1.34 क्या आ जाएगा, 20 ml। When 100% ऑफ 15 ग्राम HB इज सैचुरेटेड, इट विल ट्रांसपोर्ट 20 ml ऑफ O2। और देखो ऑक्सीजनेटेड ब्लड के केस में क्या होता है, जब जो है हीमोग्लोबिन सैचुरेट होता है तो क्या आता है, 19.5, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के केस में 75% हीमोग्लोबिन सैचुरेट होता है, तो यहाँ पे 75/100 इंटू 20.1, तो क्या आ जाएगा, 15 ml। तो यहाँ पे जब आप हम कह सकते हैं कि डिलीवरी ऑफ O2 बाई HB 19.5 - 15 इक्वल टू 4.5, जिसको हम कह सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 5 ml। तो आप जो है किसी भी तरह से इसको निकाल सकते हो। हमेशा क्या होगा, जो हमारे टिश्यू के पास में डिलीवरी होगी O2 की, वो होगी 5 ml। तो इसके ऊपर अभी एक स्टेटमेंट हम आपको जो है लास्ट में बताएंगे, तो वो स्टेटमेंट बस आपको याद रखना है। अगर ये सारी चीज़ें आपको
नहीं भी समझ आती हैं या नहीं भी याद होती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बस ये आपको समझ मतलब एक बार देख लेना है कि हाँ मतलब ताकि वो लाइन आपको समझ में आ सके। अब देखो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, तो यहाँ से ही क्वेश्चन था हमारे केवीएस में। तो देखो एक क्वेश्चन तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन से था, यानी वो डिस्कस हो चुका। दूसरा क्वेश्चन था लंग्स कैपेसिटी से, वो भी हो चुका। अब तीसरा क्वेश्चन यहाँ से था रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन से। तो मैं आपको इस लेक्चर के बाद में वो तीनों क्वेश्चन टेलीग्राम पे पोल के रूप में डालूंगी, तो उसको आप जो है सॉल्व करेंगे। इससे ये पता चलेगा कि आपको ये लेक्चर्स अच्छे से समझ आए हैं या नहीं। इस वजह से मैंने आपको उसका आंसर नहीं बताया था। अब देखो क्या है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, यानी जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो क्या क्या मेम्ब्रेन यहाँ पे यूज होते हैं। तो सबसे पहले क्या है, एल्वियोलाई है। क्या है, एल्वियोलाई है। और अब मैंने आपको बताया था यहाँ पे स्क्वेमस एपिथेलियम होता है। फिर ये होता है हमारा कैपिलरी। क्या होता है, कैपिलरी। और कैपिलरी पे जो यहाँ पे मतलब सेल्स होते हैं वो होते हैं इंडोथीलियल सेल। क्या होते हैं, इंडोथीलियल सेल। तो देखो एल्वियोलाई में क्या है, स्क्वेमस एपिथेलियल सेल। ये है हमारी एल्वियोलाई। एल्वियोलाई के भीतर में जो सेल प्रेजेंट है वो होती है हमारी स्क्वेमस एपिथेलियल सेल। और जो कैपिलरी होती है इसमें जो सेल्स प्रेजेंट होता है वो होता है कैपिलरी में इंडोथीलियल सेल। क्या होता है, इंडोथीलियल सेल। तो एक मेम्ब्रेन हो गई कैपिलरी की जिसको हम बोले हैं मतलब इंडोथीलियल सेल। एक लेयर हो गई एल्वियोलाई के जिसको हम बोल रहे हैं स्क्वेमस सेल। अब इन दोनों के बीच में जो प्रेजेंट होता है वो होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। यानी ये देखो एक इसकी मेम्ब्रेन एक इसकी मेम्ब्रेन। तो ये जो मेम्ब्रेन है इसको हम बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ये 3 लेयर होती है। एक हो गई एल्वियोलाई की लेयर, एक हो गई कैपिलरी की लेयर, और इन दोनों के बीच में क्या है हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ये 3 लेयर है। तो क्या है, मेम्ब्रेन और लेयर विच आर इन्वॉल्व इन गैसियस एक्सचेंज, उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे क्या क्या है, स्क्वेमस सेल्स 1 हो गया, बेसमेंट मेम्ब्रेन 2 हो गया, कैपिलरी इंडोथीलियल सेल 3। तो यहाँ पे 3 लेयर जो है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती हैं, जो कि हमारे एनसीईआरटी में मेंशन है। अब देखो CO2 के ट्रांसपोर्ट की बात करें तो जो हमने ऑक्सीजन में क्या देखा था, हमने ऑक्सीजन में देखा था, एक सेकेंड रुकना, हमने ऑक्सीजन में देखा था 97% ऑक्सीजन जो है वो कंबाइन होता है Hb के साथ में, इसके थ्रू होता है। और 3% क्या होता है, प्लाज्मा में डिजॉल्व होके जो है ट्रांसपोर्ट होता है। लेकिन जो हमारा CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये 70% ट्रांसपोर्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट। 20 to 25% ट्रांसपोर्ट होता है कंबाइन विथ हीमोग्लोबिन, और 7% ट्रांसपोर्ट होता है डिजॉल्व इन प्लाज्मा। तो जो हमारा CO2 है वो ट्रांसपोर्ट होता है 3 तरह से। तो देखो O2 में 2 मॉलिक्यूल थे तो ये 2 तरह से होता है, CO2 में 3 है, 1 2 3, तो ये होता है 3 तरह से। ये मतलब बस याद रखने की एक छोटी सी टेक्निक है, तो ऐसे करके याद रख लेना। तो क्या है, 70% कैसे होगा, इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट, 20 to 25% ऑक्सी हीमोग्लोबिन से कंबाइन करके, और 7% क्या है, डिजॉल्व इन प्लाज्मा। तो अब यहाँ पे देखो मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 अकर इन फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हमने तो परसेंटेज देख ही लिया यहाँ पे जैसे देखो 70% है ना बाइकार्बोनेट के थ्रू, यानी सबसे मैक्सिमम अमाउंट है। तो इसी को जो है स्टेटमेंट वाइज पूछा जा सकता है, मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 अकर्स इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट। अब यहाँ पे देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना है, 45 mm। क्या है, 45 mm। कहाँ पे, हमारे टिश्यू में। तो अब यहाँ पे देखो जो टिश्यू है यहाँ पे जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 45 mm। और ये है हमारा ब्लड। क्या है, ब्लड में क्या है, RBC, और RBC में क्या है, हीमोग्लोबिन। तो अब यहाँ पे देखो जो CO2 है वो आएगा हमारे RBC के अंदर। कहाँ पे आएगा, RBC के अंदर। तो RBC में और यहाँ पे टिश्यू में दोनों जगह पे क्या होता है, 45 mm ऑफ Hg। क्या होता है, 45 mm ऑफ Hg होता है CO2 का पार्शियल प्रेशर। और एल्वियोलाई में कितना होता है,
एल्वियोलाई में होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 40 mm। कितना होता है? 40 mm। तो देखो यहाँ पे है 45 mm और यहाँ पे है 40 mm। तो अब यहाँ पे क्या होगा, फिर से RBC पे कहाँ पे आ जाएगा मतलब CO2 हमारे एल्वियोलाई में। और एटमॉस्फेयर में कितना है पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2? 0.3 mm। कितना होता है? 0.3 mm। तो इस वजह से अब यहाँ से ये जो है बाहर चला जाएगा। यहाँ पे देखो हमने आपको क्या बताया, पार्शियल प्रेशर मतलब हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर हमेशा एयर मूव करेगा। तो एल्वियोलाई में ज़्यादा है 40 mm है और एटमॉस्फेयर में कम है। तो इस तरह से जो अंदर मतलब एल्वियोलाई में एयर आई है वो जो है हमारे नॉस्ट्रिल के थ्रू फिर से जो है बाहर आ जाएगी। तो इस तरह से इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन और ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं O2 और CO2 के। तो अब यहाँ पे देखो आगे क्या देखते हैं, ये तो हमने मतलब इसको सिंपल ही समझा। अब यहाँ पे देखते हैं ये है हमारा टिश्यू। टिश्यू में कितना है? 45 mm ऑफ Hg पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब जब ये हमारे जब ये हमारे RBC में आते हैं, RBC में आते हैं तो RBC में क्या है, यहाँ पे मतलब RBC भी क्या है? एक तरह का सेल है। तो यहाँ पे जो वाटर होते हैं उसके साथ में जो CO2 है वो क्या होगा? कंबाइन करेगा। किसके प्रेजेंस में? कार्बोनिक एनहाइड्रेट के प्रेजेंस में। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेट एंजाइम के प्रेजेंस में CO2 जो है H2O के साथ में मिलकर क्या बनाएगा? H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड। क्या बनाएगा? कार्बोनिक एसिड। तो अब यहाँ पे देखो कार्बोनिक एनहाइड्रेट के प्रेजेंस में CO2 H2O कंबाइन करके H2CO3 बनाते हैं और ये क्या होता है? ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। फिर से जो है ये मतलब टूट जाता है H+ और HCO3 माइनस में। जो H2CO3 है जो बाइकार्बोनिक एसिड है ये क्या हो जाता है? ब्रेक डाउन हो जाता है H+ एंड बाइकार्बोक्सिलिक एसिड में, यानी बाइकार्बोनेट एसिड में HCO3 माइनस में। तो अब यहाँ पे देखो जो HCO3 माइनस है फिर ये यहाँ से जो है बाहर मूव करेगा। क्या करेगा? बाहर मूव करेगा। हमने देखा था ना ये जो है बाइकार्बोनेट के रूप में क्या करता है? ट्रांसपोर्ट होता है CO2 का। तो देखो इस तरह से यहाँ पे क्या बना? बाइकार्बोनेट। तो ये जो है मूव करते करते आएगा यहाँ पे। और अब क्या होगा? ये जो यहाँ पे देखो जब यहाँ से HCO3 बाइकार्बोनेट यहाँ से निकलेगा आयन, तो यहाँ पे माइनस की कमी हो जाएगी। तो माइनस की कमी जो हुई उसको मेंटेन करने के लिए क्या होता है? क्लोराइड आयन यहाँ पे मूव करता है। अब ये H+ कैसे बैलेंस होता है अभी आगे देखेंगे। तो अब देखो ये जो बाइकार्बोनेट एसिड आया यहाँ पे फिर से ये H+ के साथ में मिलकर क्या बना रहा है? H2CO3 और ये फिर से जो है टूट जा रहे हैं H2O + CO2 में और यहाँ से जो है CO2 मूव कर जाता है हमारे एल्वियोलाई में। तो इस तरह से जो है ये बाइकार्बोनेट एसिड के रूप में क्या करते हैं? बाइकार्बोनेट आयन के रूप में मूवमेंट करते हैं। अब यहाँ पे देखो ये जो हमारा बाइकार्बोनेट आयन बाहर गया, इसको मेंटेन करने के लिए बाहर से क्लोराइड आयन आता है। तो ये तो माइनस को बैलेंस कर लेगा। अब ये जो H+ है ये क्या करता है? ये कंबाइन हो जाता है हीमोग्लोबिन के साथ में और यहाँ पे हीमोग्लोबिनिक एसिड बनाता है Hb.H। तो Hb यानी हीमोग्लोबिन हाइड्रोजन कंबाइन करके क्या बना लिए? Hb.H हीमोग्लोबिनिक एसिड। तो हीमोग्लोबिन कंबाइन विथ H+, Hb एक्ट एज बफर, यानी जो हीमोग्लोबिन है वो अब यहाँ पे क्या कर रहा है? H+ के साथ में भी कंबाइन कर रहा है। यानी हम कह सकते हैं ये जो है बफर की तरह भी काम करता है। तो हमने पहले क्या देखा? जो हीमोग्लोबिन है वो सेल्फिश होता है, यानी अगर ऑक्सीजन ज़्यादा है तो उसके साथ कंबाइन करेगा और अगर ऑक्सीजन कम है तो उसको दूर भगा देगा। और ये क्या करता है? जब जो है हाइड्रोजन का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है हमारे सेल्स में तो वो उससे कंबाइन कर लेता है ताकि जो H+ है वो जो है मेंटेन हो सके। अगर ये H+ जैसे देखो अगर किसी में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, अगर किसी व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है यानी खून की कमी हो जाती, खून की कमी यानी हीमोग्लोबिन की कमी। तो जब हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी तो ये H+ क्या होंगे? ज़्यादा हो जाएंगे उसके बॉडी में। और जब ये H+ ज़्यादा हो जाते हैं यानी इंक्रीज इन H+ कॉज रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। क्या कॉज करते हैं ये? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, यानी ये जो है हमारे बॉडी में रेस्पिरेटरी एसिडोसिस को कॉज करते हैं जब ये जो है मेंटेन अगर नहीं हो पाता, यानी अगर किसी में खून की कमी हो तो। अब यहाँ पे देखो ड्यू टू आउटवर्ड फ्लो ऑफ बाइकार्बोनेट आयन जेनरेट एनायनिक इम्बैलेंस, यानी एनायनिक इम्बैलेंस हो जाता है। टू बैलेंस
एनायनिक यानी जो एनायनिक इम्बैलेंस हुआ, इसको बैलेंस करने के लिए क्लोराइड आयन विल एंटर आरबीसी, जिसको हम बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट। क्या बोलते हैं? क्लोराइड शिफ्ट। तो आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे देखो हमने देखा जो हीमोग्लोबिन है वो सेल्फिश होता है और ये क्या करता है? बफर की तरह काम करता है, यानी हमारे आरबीसी में एसिडिटी को क्या करता है? न्यूट्रलाइज करता है। फिर हमने यहाँ पे देखा जो CO2 होता है वो एक तो हमारे हीमोग्लोबिन के साथ में मतलब हमारे आरबीसी में बाइकार्बोनेट आयन के थ्रू भी क्या करता है? ट्रांसपोर्ट होता है और प्लाज्मा के थ्रू भी डिजॉल्व होके। लेकिन यहाँ पे देखो ये जो CO2 है कहाँ पे है? हमारे टिश्यू में, और ये है हमारा आरबीसी। आरबीसी में भी ये जो है ट्रांसपोर्ट हो रहा है और प्लाज्मा में डिजॉल्व होके भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? जो प्लाज्मा होता है, सॉरी, जो हमारा CO2 होता है वो मैक्सिमम अमाउंट में कहाँ से, मतलब देखो क्या है यहाँ पे? मोर अमाउंट और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ CO2 कंबाइंड विथ वाटर इनसाइड आरबीसी। ये जो है ब्लड में भी क्या कर रहा है? पानी के साथ में कंबाइन कर रहा है और प्लाज्मा में भी पानी के साथ में कंबाइन कर रहा है CO2, लेकिन ज़्यादा अमाउंट में कहाँ पे करता है? हमारे आरबीसी में। प्लाज्मा में नहीं करता, आरबीसी में ज़्यादा अमाउंट में करता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा आरबीसी होता है यहाँ पे ज़्यादा अमाउंट में कार्बोनिक एनहाइड्रेट एंजाइम क्या होता है? प्रेजेंट होता है। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेट यहाँ पे ज़्यादा प्रेजेंट होगा तो ये जो है ज़्यादा यहाँ पे फंक्शन कर पाएंगे कार्बोनिक एनहाइड्रेट, और ये जो है CO2 + H2O को H2CO3 में जो है कन्वर्ट कर देंगे। तो याद रखना CO2 जो है वो आरबीसी के थ्रू भी जाता है, प्लाज्मा के थ्रू भी जाता है, और दोनों जगह पे पानी है। लेकिन आरबीसी के अंदर में ज़्यादा CO2 कंबाइन करता है पानी के साथ में, क्योंकि आरबीसी में ज़्यादा अमाउंट में कार्बोनिक एनहाइड्रेट एंजाइम प्रेजेंट होता है। तो यहाँ से भी असर्शन रीजन बन सकता है, मोर अमाउंट और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ CO2 कंबाइंड विथ वाटर इनसाइड आरबीसी देन प्लाज्मा बिकॉज अमाउंट ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेट इज मच हायर इन आरबीसी देन प्लाज्मा। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। तो अब यहाँ पे हमने क्या देखा? CO2 ट्रांसपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट 70%, कंबाइंड विथ हीमोग्लोबिन 23%, 7% डिजॉल्व इन प्लाज्मा। देखो हीमोग्लोबिन क्या होता है? एक तरह का प्रोटीन होता है, जैसे हमने देखा था ना क्वार्टरनरी। तो यहाँ पे देखो जो प्रोटीन होते हैं ये पॉलीमर होते हैं अमीनो एसिड के। जो अमीनो एसिड होता है कुछ इस तरह से उसका स्ट्रक्चर होता है। तो जो अमीनो एसिड होते हैं यहाँ पे 4 ग्रुप होते हैं। एक होता है हाइड्रोजन, एक अमीनो, एक कार्बोक्सिलिक एसिड, एक जो है अनदर ग्रुप। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, मिथाइल उथाइल कुछ भी। तो अब देखो जो NH2 है यहाँ पे CO2 इससे कंबाइन करता है और क्या बनाता है? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। क्या बनाता है? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। तो आपसे पूछते हैं कि मतलब ये हीमोग्लोबिन से जब कंबाइन करता है तो किस फॉर्म में CO2 ट्रांसपोर्ट होता है? तो याद रखना कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। यहाँ पे जो है कार्ब अमीनो की जगह कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन दे सकते हैं, तो आप जो है कंफ्यूज हो सकते हो। तो याद रखना कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन है। तो देखो एक होता है हमारा कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, एक होता है कार्ब ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो याद रखना जो CO2 का ट्रांसपोर्ट है वो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के रूप में हो रहा है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे कार्ब मीन्स CO2, अमीनो मीन्स NH2 ग्रुप, हीमोग्लोबिन यानी Hb। यहाँ पे कार्ब मीन्स कार्बन, ऑक्सी मीन्स ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन मीन्स Hb। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? CO2 + Hb यानी फॉर्म्ड ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। जो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन है वो CO2 के ट्रांसपोर्ट के दौरान बन रहा है। लेकिन जो ये कार्ब ऑक्सी हीमोग्लोबिन है ये कब फॉर्म होता है? व्हेन CO प्रोड्यूस, यानी जब जो है CO प्रोड्यूस होता है। जो CO होता है जिसको हम बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, तब यहाँ पे क्या बनता है? कार्ब ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जैसे यहाँ पे देखो ये एक एग्जाम्पल है ये कि ये मतलब 2 दोस्त हैं, ये दोनों लड़के हैं और ये एक लड़की है। तो एक जो लड़का है वो लड़के की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा, लेकिन ये लड़की की तरफ फटाक से अट्रैक्ट हो जाएगा। तो इससे हम क्या समझेंगे? इससे हम ये समझेंगे जो एफिनिटी होती है CO की, एफिनिटी ऑफ CO इज 200 टाइम्स ग्रेटर देन O2 फॉर Hb। यानी अगर कहीं पे Hb है, क्या है? Hb है, यहाँ Hb है, यहाँ O2 है और यहाँ पे CO है। तो जो Hb होता है, जो हीमोग्लोबिन होता है, वो जो है CO से फास्ट क्या करता है? कंबाइन करता है। बहुत मतलब ऑक्सीजन के अपेक्षा इसका 200 टाइम्स ग्रेटर होती है एफिनिटी कार्बन मोनोऑक्साइड की। तो यहाँ पे क्या है? सो कार्बन मोनोऑक्साइड कंबाइंड विथ हीमोग्लोबिन एंड फॉर्म स्टेबल कंपाउंड
जिसको हम बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन विच प्रिवेंट O2 ट्रांसपोर्ट। इसी वजह से बोलते हैं कि बंद कमरे में कभी भी अंगीठी जला के नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहाँ से जैसे वो देखो वो पूरी तरह से बर्न नहीं होते, वहाँ से धुआं निकलता है, यानी उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। और जब कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है तो वो फास्टली जो है हीमोग्लोबिन से कंबाइन कर लेती है और स्टेबल कंपाउंड बन जाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और ये जो है प्रिवेंट करती है ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट को। अगर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, हमारे सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो सेल्स क्या हैं? डेड हो जाएंगे। इसी वजह से देखो कश्मीर वगैरह में जहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ते हैं, लोग जो है अंगीठी जला के सो जाते हैं ऐसे, और सुबह में सारे लोग क्या मिलते हैं? डेड मिलते हैं, मतलब मर जाते हैं। क्यों? CO की वजह से। क्योंकि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इसका जो है हीमोग्लोबिन के प्रति क्या है? एक मतलब बहुत ज़्यादा एफिनिटी होता है, इससे बहुत फास्ट कंबाइन कर लेता है और ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट को प्रिवेंट कर देता है। तो कभी भी ऐसी गलतियां आप लोग जो है मत करना, चाहे कितनी भी सर्दी वगैरह हो, कभी भी मतलब इस तरह से अंगीठी वगैरह जला के सोने की गलती कभी मत करना। या फिर उसमें क्या होना चाहिए? खिड़की दरवाजे सब खुले होने चाहिए, यानी पूरी तरह से बंद नहीं होना चाहिए, अदरवाइज सफोकेशन हो जाएगा। तो अब हमको यहाँ से ये समझना है, जो गैसेस का ट्रांसपोर्ट है हमने देखा ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट और CO2 का ट्रांसपोर्ट। ऑक्सीजन में 97% 3%, CO2 में 70% 23% 7%। तो यहाँ पे कंबाइन विथ हीमोग्लोबिन 97% ऑक्सीजन कंबाइन होता है, मतलब ट्रांसपोर्ट होता है हीमोग्लोबिन से कंबाइन करके, और 3% होता है प्लाज्मा में डिजॉल्व होके। और CO2 के ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ये जो है 70% इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट, 23% कंबाइन विथ हीमोग्लोबिन, 7% डिजॉल्व इन प्लाज्मा। तो ये जो है एक समरी याद रखना। आपसे बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, वो हो सकता है इसी में से पूछ लेंगे कि कौन किसके थ्रू कितने % में जो है ट्रांसपोर्ट होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। अब यहाँ पे ये देखो, जैसे मान लो जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ हमारे पास 2 एल्वियोलाई है, ये है हमारी एल्वियोलाई, ये है हमारी एल्वियोलाई। और इस एल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है? 1 है। यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना है? 0 है। यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कितना है? 0 है। यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना है? 1 है। यानी हम बस इसको लेट कर रहे हैं। यानी अगर हम बात करें यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 का जो डिफरेंस है, डिफरेंस कितने का है? मात्र 1 का। और यहाँ भी O2 का डिफरेंस कितने का है? मात्र 1 का। देखो 0 और 1 में कितने का डिफरेंस है? 1 का। 0 और 1 में कितने का डिफरेंस है? मात्र 1 का। यानी CO2 और O2 दोनों की बात करें तो दोनों में ही केवल 1 का जो है पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस है। लेकिन यहाँ से जो ऑक्सीजन डिफ्यूज हो रहा है वो अगर X अमाउंट में हो रहा है तो जो CO2 ट्रांसपोर्ट होगा वो 20X अमाउंट में होता है। अब यहाँ से हमको एक लाइन समझनी है, वो ये समझनी है, फॉर सेम पार्शियल प्रेशर डिफरेंस मोर अमाउंट ऑफ CO2 डिफ्यूज अक्रॉस द मेम्ब्रेन। यानी फॉर सेम पार्शियल प्रेशर डिफरेंस, अगर सेम पार्शियल प्रेशर डिफरेंस है O2 और CO2 का, तो मोर अमाउंट ऑफ CO2 डिफ्यूज अक्रॉस द मेम्ब्रेन बिकॉज सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इज 20 to 25 टाइम्स ग्रेटर देन O2। यानी जो CO2 है उसकी सॉल्युबिलिटी 20 से 25 गुना ज़्यादा होती है O2 की अपेक्षा। तो ये लाइन समझाने के लिए आपको मैंने ये डायग्राम बताया। तो अब ये लाइन आपको जो है अच्छे से समझ आ गई होगी। अब आगे देखो क्या है, कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन। किस तरह से जो है रेस्पिरेशन कंट्रोल होता है ये हमको देखना है। अब देखो जब जो है ब्रीदिंग इंक्रीज होती है, क्या होती है? ब्रीदिंग इंक्रीज होती है। जैसे कि जब आप कोई एक्सरसाइज करते हो, ड्यूरिंग एक्सरसाइज तो ब्रीदिंग इंक्रीज हो जाती है। जैसे आप दौड़ लगाओ तो आप कैसे सांस लेते हो? इस तरह से मतलब सांस लेते हैं हम यानी हमारी ब्रीदिंग क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। और जब ब्रीदिंग इंक्रीज होती है तो मेटाबॉलिज्म भी क्या होता है? इंक्रीज होता है। और जब मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होता है तो ब्रीदिंग रेट क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो क्या हुआ? ब्रीदिंग इंक्रीज हुआ तो मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हुआ, और जब मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हुआ तो ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हुआ। जैसे देखो बच्चों के केस में क्या होता है? उनका मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से उनमें जो है ब्रीदिंग रेट भी क्या होता है? ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे देखो मेटाबॉलिज्म मीन्स क्या होता है? ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, ये सारी चीज़ें। और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? CO2। क्या प्रोड्यूस करते हैं? CO2। इफ मेटाबॉलिज्म इंक्रीज
तो ऑक्सीडेशन इंक्रीज, और ऑक्सीडेशन इंक्रीज मोर अमाउंट ऑफ CO2 प्रोड्यूस, और मोर अमाउंट ऑफ CO2 प्रोड्यूस होगा तो ब्रीदिंग रेट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि हमको किस चीज़ की ज़रूरत है, ऑक्सीजन की, क्योंकि ज़्यादा अमाउंट में क्या बन गया है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो हमको किसकी ज़्यादा ज़रूरत होगी, ऑक्सीजन की। तो यहाँ पे देखो ब्रीदिंग रेट और मेटाबॉलिज्म दोनों के बीच की जो कड़ी कह सकते हैं, कनेक्टिंग लिंक क्या हो गया, अमाउंट एंड कंसंट्रेशन या फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। अगर जो है कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इंक्रीज होगा तो H+ की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, इससे जो है हमारा ब्रीदिंग रेट क्या होगा, वो इंक्रीज होगा। तो देखो दैट मीन्स रेस्पिरेशन इज सेंसिटिव टू H+ आयन या फिर CO2 इन ब्लड, यानी हम कह सकते हैं जो रेस्पिरेशन है, जो ब्रीदिंग है, वो किसके सेंसिटिव है, H+ आयन या फिर CO2 के हमारे ब्लड के अंदर। यानी अगर ब्लड जो है अगर ब्लड में CO2 ज़्यादा हो गया या फिर H+ ज़्यादा हो गए तो हमारी ब्रीदिंग रेट क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कीमो रिसेप्टर। देखो कीमो रिसेप्टर क्या होते हैं, कीमो सॉरी सेंसिटिव टूवर्ड्स इंक्रीज और डिक्रीज इन H+ और CO2, यानी जो कीमो रिसेप्टर होते हैं ये किसके सेंसिटिव होते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज इन हाइड्रोजन आयन और कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले कुछ भी मत देखना, सबसे पहले ये देखो, ये है हमारा हार्ट, क्या है, ये है हमारा हार्ट, तो ये है इसका लेफ्ट साइड, ये है इसका राइट साइड। तो जो हार्ट होता है इसका नेक्स्ट यूनिट होगा हमारा, हम हार्ट ही डिस्कस करेंगे। तो जो हार्ट होता है यहाँ पे देखो इसके लेफ्ट साइड से क्या निकलती है, आर्च ऑफ एओर्टा, क्या निकलती है, आर्च ऑफ एओर्टा, आर्च ऑफ एओर्टा। और आर्च ऑफ एओर्टा में एक बॉडी होती है जिसको हम बोलते हैं एओर्टिक बॉडी, ये जो छोटा सा आपको दिख रहा है इसको हम बोलते हैं एओर्टिक बॉडी। और यहीं से निकली होती है हमारी कैरोटिड आर्टरी, क्या निकली होती है, कैरोटिड आर्टरी। जो कैरोटिड आर्टरी होती है ये भी जो है इंटरनल एक्सटर्नल दो तरह की हो सकती है। देखो कुछ जो आर्टरी हैं वो हमारे फेस के पास में ब्लड लेके आएंगी, कुछ जो है हमारे ब्रेन के पास में ब्लड लेके जाएंगी। तो इस तरह से ये जो है अलग अलग कैरोटिड आर्टरी होती हैं। तो ये जो कैरोटिड आर्टरी होती है इसके अंदर में इस तरह से ये क्या होता है, कैरोटिड बॉडी, क्या होता है, कैरोटिड बॉडी। तो आर्च ऑफ एओर्टा में क्या होता है, एओर्टिक बॉडी, और कैरोटिड आर्टरी में क्या होता है, कैरोटिड बॉडी। जो कैरोटिड बॉडी है वो क्या होती है, वो मोर सेंसिटिव होती है, क्या होती है, मोर सेंसिटिव होती है, क्या होती है, मोर सेंसिटिव होती है। अब देखो ये जो एओर्टिक बॉडी है और कैरोटिड बॉडी है इसको हम क्या बोलते हैं, कीमो सेंसिटिव बॉडी। क्या बोलते हैं, कीमो सेंसिटिव बॉडी। यानी जैसे ही हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होगी, ऑक्सीजन की कमी का मतलब क्या है कि जैसे ही यहाँ पे H+ आयन या फिर CO2 कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो उसको कौन डिटेक्ट करेगा, ये कीमो सेंसिटिव बॉडी। तो कीमो सेंसिटिव बॉडी क्या करते हैं, डिटेक्ट H+ आयन और CO2 कंसंट्रेशन, चाहे आप बोलो इनके इंक्रीज को या फिर CO2 के डिक्रीज को। तो ये जो है हमारे जो ये कीमो सेंसिटिव बॉडी है ये जो है क्या करते हैं, CO2 कंसंट्रेशन और H+ आयन के कंसंट्रेशन को क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। तो देखो इफ H+ आयन इंक्रीज और CO2 आयन इंक्रीज डिटेक्टेड बाय कीमो सेंसिटिव एरिया, जब ये कीमो सेंसिटिव एरिया इसको डिटेक्ट करेंगे तो क्या होगा, सेंड सिग्नल टू इंस्पायरेटरी सेंटर टू इनिशिएट इंस्पायरेशन। यानी जैसे ही हमारे बॉडी में CO2 का अमाउंट बढ़ा यानी H+ का अमाउंट बढ़ा तो तुरंत जो है सिग्नल जाएगा हमारी कैरोटिड बॉडी और एओर्टिक बॉडी के पास में। यानी ये क्या होता है, कीमो सेंसिटिव एरिया, ये तुरंत डिटेक्ट कर लेंगे हमारे H+ आयन के इंक्रीज या फिर CO2 आयन के इंक्रीज को, या हम कहें O2 के डिक्रीज को, और ये तुरंत सिग्नल भेजेंगे किसके पास में, इंस्पायरेटरी सेंटर के पास में। और क्या इनिशिएट करवाएंगे, इंस्पायरेशन। जब हम इंस्पायरेशन करेंगे तो हमारे बॉडी में क्या जाएगा, ऑक्सीजन। तो इस वजह से मतलब इस तरह से जो CO2 बढ़ा हुआ है वो मेंटेन हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो क्या है, तो ये तो हो गया हमारा मतलब कीमो रिसेप्टर के थ्रू किस तरह से हम यहाँ पे रेस्पिरेशन हमारा कैसे कंट्रोल हो रहा। यानी जैसे ही हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होगी तुरंत सिग्नल पहुँचेगा हमारे एओर्टिक बॉडी या फिर कैरोटिड बॉडी के पास में। ये कैसे होते हैं, कीमो सेंसिटिव एरिया होते हैं, इस वजह से ये जो है तुरंत सिग्नल पहुंचा देते हैं हमारे इंस्पायरेटरी सेंटर के पास में, ताकि जो है इंस्पायरेशन इनिशिएट हो सके। अब हम इंस्पायरेटरी सेंटर वगैरह समझेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं, देखो अभी तक मैंने आपको जो है ब्रेन तो पढ़ाया नहीं है, तो सबसे पहले इसका छोटा सा एक पार्ट समझ लेते हैं
क्योंकि तभी आपको वो जो है समझ में आएगा। देखो जनरल एस्पेक्ट ऑफ ब्रेन, तो सबसे पहले जो हमारा ब्रेन होता है यहाँ पे दो हेमीस्फीयर होते हैं, एक होता है राइट हेमीस्फीयर, एक होता है लेफ्ट हेमीस्फीयर, जिसको हम बोलते हैं LHS या फिर राइट HS, यानी राइट हेमीस्फीयर या फिर लेफ्ट हेमीस्फीयर। अब ये जो राइट हेमीस्फीयर होता है ये कंट्रोल करता है कैरोटिड एक्टिविटी ऑफ लेफ्ट साइड बॉडी पार्ट, यानी राइट हेमीस्फीयर जो है सॉरी कैरोटिड नहीं कंट्रोल, देखो राइट हेमीस्फीयर जो है वो हमारे लेफ्ट साइड बॉडी पार्ट के एक्टिविटी को कंट्रोल करती है, और जो लेफ्ट हेमीस्फीयर है वो हमारे बॉडी के राइट साइड वाले पार्ट को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, राइट हेमीस्फीयर क्या करता है, कंट्रोल एक्टिविटी ऑफ लेफ्ट साइड बॉडी पार्ट एंड लेफ्ट हेमीस्फीयर कंट्रोल राइट साइड ऑफ बॉडी पार्ट, यानी ये दोनों अपोजिट लग रहा है, लेकिन इसको याद रखना, राइट हेमीस्फीयर लेफ्ट वाले को कंट्रोल करेगा और लेफ्ट हेमीस्फीयर राइट वाले को कंट्रोल करेगा। अब देखो इन दोनों के बीच में, मतलब ये जो राइट हेमीस्फीयर है लेफ्ट हेमीस्फीयर है उसके नीचे ही क्या प्रेजेंट होता है, हमारा सेरिब्रम। देखो ये जो हेमीस्फीयर है यहाँ पे इसको हम बोलते हैं सेरिब्रम, क्या बोलते हैं, सेरिब्रम। तो जो लेफ्ट है वो राइट को कंट्रोल कर रहा, राइट जो है वो लेफ्ट को कंट्रोल कर रहा, तो इन दोनों में आपस में भ्रम ना हो जाए, यानी सेरिब्रम में भ्रम ना हो जाए, तो सेरिब्रम के भ्रम को दूर करने के लिए कौन आता है, सेरिबेलम। कौन आता है, सेरिबेलम, जिसको बोलते हैं लिटिल ब्रेन। तो ये क्या करता है, कोऑर्डिनेटिंग, इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेटिंग सेंटर, ताकि इनके बीच में मतलब जो है कोई गड़बड़ ना हो जाए, कोई गड़बड़ ना हो जाए राइट हेमीस्फीयर और लेफ्ट हेमीस्फीयर के बीच में। इस वजह से यहाँ पे आता है हमारा सेरिबेलम, जो कि कोऑर्डिनेटिंग सेंटर की तरह क्या करता है, काम करता है। इस वजह से इसको हम लिटिल ब्रेन भी जो है कहते हैं। अब देखो यहाँ पे ये हमारा ब्रेन हुआ, क्या हुआ, ये हुआ हमारा ब्रेन, और ये है हमारा लिटिल ब्रेन। क्या है, लिटिल ब्रेन यानी सेरिबेलम। तो ये जो ब्रेन है यानी सेरिब्रम है और सेरिबेलम है, इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए, आपस में जोड़ने के लिए कौन आता है, पोन्स। कौन आता है, पोन्स, जिसको हम बोलते हैं, कह सकते हैं ब्रिज, विच कनेक्ट ब्रेन एंड लिटिल ब्रेन। पोन्स क्या है, एक मतलब ब्रिज की तरह काम करता है ब्रेन और लिटिल ब्रेन के बीच में, यानी इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है कौन, पोन्स। ब्रेन और लिटिल ब्रेन को आपस में कनेक्ट करने का काम कौन करता है, पोन्स। तो अब देखो सॉरी, यहाँ पे क्या है, जैसे देखो आप जो है किसी व्यक्ति को क्या करो, उसको देखो राइट मतलब उसको आप जो है देखो, एक तो हम किसी को आगे से देख सकते हैं या पीछे से देख सकते हैं। हमको उसको कहाँ से देखना है, साइड से। आप किसी व्यक्ति को साइड से देखो, तो जब आप साइड से जो है ब्रेन का व्यू लोगे तो वो जो है कुछ इस तरह से आता है। तो कुछ इस तरह से हमारे ब्रेन का साइड से व्यू हमको दिखाई देता है। तो देखो जैसे हम कहाँ पे बनाते हैं, जूड़ा कहाँ पे बनाते हैं हम, पीछे के साइड में, यानी डॉर्सल साइड में, अपने बैक साइड में, यानी बैक साइड यानी डॉर्सल साइड। तो देखो डॉर्सल साइड में क्या प्रेजेंट होता है, सबसे पहले देखो ये हो गया हमारा ब्रेन और ये हो गया हमारा लिटिल ब्रेन, दोनों को कनेक्ट कौन कर रहा है, पोन्स। और देखो पोन्स के डायरेक्ट नीचे क्या होता है, हमारा मेडुला ऑब्लंगेटा, और ये कंटिन्यू होता है किसके साथ में, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू। तो देखो सबसे पहले क्या है, ब्रेन है, फिर क्या है, पोन्स है, पोन्स के बाद मेडुला ऑब्लंगेटा, और मेडुला ऑब्लंगेटा के बाद में क्या है यहाँ पे, स्पाइनल कॉर्ड। तो इसको कैसे याद रखोगे, देखो P फॉर पापा, M फॉर मम्मा, S फॉर उनके सन, सन मीन्स बेटा होता ना, तो P फॉर पापा, M फॉर मम्मा, S फॉर सन, यानी PMS, पापा मम्मा सन। P फॉर पोन्स, P फॉर पोन्स, मम्मा फॉर यहाँ पे मेडुला ऑब्लंगेटा, S फॉर स्पाइनल कॉर्ड। तो इस तरह से इसको याद रखना। तो अब देखो जब हम इसको इस तरह से जो है दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, तो एक इसका आएगा डॉर्सल साइड, एक आएगा वेंट्रल साइड। हम यहाँ पे ये देखते हैं, क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो सेरिबेलम होता है वो किस साइड में प्रेजेंट होता है, तो वो प्रेजेंट होता है डॉर्सल साइड पे। कहाँ पे, पोन्स के डॉर्सल साइड पे। कहाँ पे, डॉर्सल साइड पे होता है। तो सेरिबेलम कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हम मतलब डॉर्सल साइड में। तो अब यहाँ पे देखो ये जो पोन्स है, जो पोन्स है यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। पोन्स में क्या होता है, देखो ये वाला रीजन क्या था, पोन्स, ये था मेडुला ऑब्लंगेटा, और ये है स्पाइनल कॉर्ड, और ये तो ब्रेन है ही है।
तो ये जो पोन्स होता है, यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है कि न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो P फॉर पोन्स, P फॉर न्यूमोटैक्सिक। तो याद रखना पोन्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूमोटैक्सिक सेंटर, और मेडुला ऑब्लंगेटा में क्या प्रेजेंट होता है, इंस्पायरेटरी रिदम सेंटर। और ये जो है कहाँ पे पाए जाते हैं, डॉर्सल साइड में। जैसे देखो जब हमने इसको बीच से डिवाइड किया है इस तरह से, तो हमने इसको जो है डॉर्सल साइड पे शो किया है। डॉर्सल साइड पे शो करने का मतलब ये है कि ये जो है इसके डॉर्सल साइड में क्या है, प्रेजेंट होते हैं। तो अब देखो क्या होता है, ये जो हमारा मेडुला ऑब्लंगेटा है, यहाँ पे क्या है, इंस्पायरेटरी रिदम सेंटर है। तो आपसे पूछा जा सकता है इंस्पायरेटरी रिदम सेंटर कहाँ पे सिचुएटेड होता है, तो याद रखना मेडुला में। तो अब ये जो मेडुला होता है, यहाँ से EICN नर्व निकलता है या फिर फ्रेनिक नर्व निकलता है। तो ये क्या करते हैं, ये इंड्यूज करते हैं। जैसे ये हमारा रिब्स था ना, तो ये रिब्स को क्या करते हैं, इस तरह से एक्सपैंड कर देंगे। तो जब ये रिब्स को एक्सपैंड करेंगे तो हमारा और ये जो फ्रेनिक नर्व होता है ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा हमारे डायफ्राम को। यानी यहाँ पे ये क्या करते हैं, हमारे लंग्स में वॉल्यूम को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, और प्रेशर को क्या करते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। वॉल्यूम को बढ़ा देते हैं, प्रेशर को डिक्रीज कर देते हैं। और जैसे ही वॉल्यूम बढ़ा, प्रेशर डिक्रीज हुई, तो क्या होगी, हवा अंदर आएगी। देखो पहले एल्वियोलाई कुछ इस तरह से था, तो अब यहाँ पे जब प्रेशर डिक्रीज हुआ तो बाहर से क्या आएगी, हवा आएगी, यानी ऑक्सीजन आएगी। तो अब यहाँ पे जब एल्वियोलाई पूरी तरह से भर जाएगी तो यहाँ पे कुछ स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं। वो क्या करते हैं, वो इंड्यूज कर, मतलब वो बोलेंगे ओह आई एम फुल नाउ स्टॉप। यानी हमको बहुत ज़्यादा, देखो बलून में बहुत ज़्यादा हवा भरो तो फूट जाती है, तो हमको एल्वियोलाई को फटने थोड़े ना देना है, हमको बस उतना ही हवा ले जाना है जितना ज़रूरत है। तो यहाँ पे जैसे ही ऑक्सीजन फुल हो गई तो ये हमारी जो एल्वियोलाई है, यहाँ पे जो स्ट्रेच रिसेप्टर हैं, ये क्या बोलेंगे, आई एम फुल नाउ स्टॉप। तो ये जो है किसको इंड्यूस करते हैं, न्यूमोटैक्सिक सेंटर को, न्यूमोटैक्सिक सेंटर को। और ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो है इंस्पायरेटरी रिदम सेंटर पे निगेटिव इम्पैक्ट शो करता है। निगेटिव इम्पैक्ट शो करने का मतलब ये है कि ये इसको मतलब रोक देता है कि ये जो है EICN और फ्रेनिक नर्व जो है यहाँ पे ये अपना काम ना करें, यानी ये इसको एक्सपैंड ना करें, यानी यहाँ पे ये जो है फिर रिलैक्स मोड में आ जाएं। तो जैसे ही न्यूमोटैक्सिक सेंटर इंस्पायरेटरी रिदम सेंटर को नेगेटिव फीडबैक देता है, तुरंत ही यहाँ पे क्या हो जाता है, रेस्टिंग स्टेज आ जाता है, और फिर इस तरह से यहाँ पे मतलब एक्सपायरेशन स्टार्ट होता है। देखो EICN मीन्स क्या होता है, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल नर्व। तो यहाँ पे देखो ये है हमारा पोन्स रीजन में न्यूमोटैक्सिक सेंटर, जो कि क्या करता है, स्टॉप इंस्पायरेशन बाय इनहिबिटिंग इंस्पायरेटरी रिदम सेंटर, जो कि हमने देख लिया। और ये है हमारा इंस्पायरेटरी सेंटर, क्या करता है, ये जो है प्रेजेंट इन डॉर्सल साइड ऑफ मेडुला। और देखो यहाँ पे इंस्पायरेटरी रिदम सेंटर के साथ में एक्सपायरेटरी सेंटर भी होता है, जो कि वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होता है। और ये जो है काम करता है ड्यूरिंग फोर्सफुल एक्सपायरेशन। क्या है, ओनली वर्क ड्यूरिंग फोर्सफुल एक्सपायरेशन। फोर्सफुल एक्सपायरेशन के दौरान ही एक्सपायरेटरी सेंटर काम करता है, अदरवाइज नहीं। तो अब यहाँ पे देखो जो मैंने आपको बताया उसी को हम जो है फ्लो चार्ट के रूप में देख लेते हैं। क्या है देखो जैसे ही H+ आयन इंक्रीज हुआ या फिर CO2 इंक्रीज हुआ तो तुरंत हमारे कीमो सेंसिटिव एरिया यानी एओर्टिक बॉडी, कैरोटिड बॉडी क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। और ये जो है सेंस कर लेंगे हमारे H+ आयन को या फिर CO2 को, और ये जो है सिग्नल सेंड करेंगे इंस्पायरेटरी रिदम सेंटर के पास में। जब अब ये जो इंस्पायरेटरी रिदम सेंटर है ये स्टिमुलेट करता है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल या फिर डायफ्राम को, विच इंड्यूज कॉन्ट्रैक्शन इन EICM एंड डायफ्राम, जिससे क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, और इस तरह से जो है यहाँ पे इंस्पायरेशन इनिशिएट हो जाता है। जैसे ही इंस्पायरेशन इनिशिएट होगा यानी ऑक्सीजन हमारे एल्वियोलाई में भरना स्टार्ट होगी। नाउ एल्वियोलाई आर स्ट्रेचिंग ड्यू टू फ्लो ऑफ एयर। एल्वियोलाई आर फुल स्ट्रेच, नाउ दियर स्ट्रेच रिसेप्टर आर एक्टिवेटेड। जैसे ही रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे तुरंत क्या करेंगे, वो सिग्नल सेंड करते हैं कहाँ पे, न्यूमोटैक्सिक सेंटर के पास में, विच इज प्रेजेंट इन डॉर्सल साइड ऑफ पोन्स। न्यूमोटैक्सिक सेंटर इनहिबिट इंस्पायरेटरी सेंटर एंड यहाँ पे रिलैक्सेशन ऑफ EICM एंड डायफ्राम हो जाता है। तुरंत ही यहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज और प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, और फिर यहाँ पे एक्सपायरेशन स्टार्ट हो जाता है। तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी वही उसी को हमने जो है इस तरह से लिख के देख लिया। अब देखो रेस्पिरेशन के कुछ डिसऑर्डर होते हैं। क्या होते हैं डिसऑर्डर, जैसे कि आप सुने होंगे
कि मतलब एजमा, यानी अस्थमा जो है इसको प्रोनाउंस करते हैं एजमा की तरह। तो अस्थमा या एजमा, इम्फाइसीमा, ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स, तो ये कुछ मतलब डिसऑर्डर होते हैं रेस्पिरेशन की। तो देखो एजमा में क्या होता है, यानी अस्थमा में क्या होता है, यहाँ पे मतलब जो एल्वियोलाई हैं, सॉरी, यहाँ पे क्या है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, यानी क्या हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। जब ये डक्ट जो है ये स्वेल कर जाएंगे तो ये नैरो हो जाएंगे। जैसे देखो ये एक पाइप था, जब यहाँ पे कुछ इस तरह से स्वेल कर गया तो ये नैरो हो गया, इनके बीच में रास्ता जो है नैरो हो गया, यानी पतला हो गया, सकरा हो गया। तो जैसे ही इनमें इन्फ्लामेशन होगा, ये स्वेल कर जाएंगे, तो यहाँ पे ये नैरो हो जाएंगे, पतले हो जाएंगे। तो ये एयर को क्या करेंगे, रेजिस्ट करेंगे, एयर को रेजिस्ट करेंगे, एयर को नहीं आने देंगे। तो यहाँ पे वर्क ऑफ ब्रीदिंग क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्क ऑफ ब्रीदिंग इंक्रीज हो जाएगा। तो ये होता है हमारा एजमा। तो देखो जैसे ही देखो जब आपको सीटी बजाना होता है अपने माउथ से, तो कैसे बजाते हो, माउथ को ऐसे सकरा करते हो, ऐसे इस तरह, मतलब माउथ को ऐसे छोटा करते हो, यानी सकरा करते हो, तब वहाँ से सीटी बजती है। तो ठीक इसी तरह से जब एजमा होता है किसी को, तो वीजिंग साउंड आता है। क्या आता है, वीजिंग साउंड। जैसे देखो किसी को खांसी वगैरह जब आती है तो डॉक्टर जो चेक करते हैं स्टेथोस्कोप लगा के, मतलब तो वो गाने थोड़े ना सुनते हैं उसको लगा के, वो क्या करते हैं, वो इस साउंड को सुनने की कोशिश करते हैं कि मतलब ऐसा कोई साउंड तो नहीं आ रहा। अगर ऐसा साउंड आता है तो वो समझ जाते हैं कि कहीं ना कहीं एजमा है। तो यही है, मतलब जब नैरो हो जाते हैं, एयर को रेजिस्ट करेंगे तो वर्क ऑफ ब्रीदिंग बढ़ जाता है और यहाँ पे वीजिंग साउंड आता है। अब देखो जो इम्फाइसीमा होता है, इम्फाइसीमा में क्या होता है, जो लंग्स होते हैं वो डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं, जो एल्वियोलाई होती है वो डिस्ट्रक्ट हो जाती है, ख़राब हो जाती है। तो ऐसा किसमें होता है, जब मतलब कोई सिगरेट स्मोकिंग वगैरह करता है तो जो है लंग्स खराब होते हैं, एल्वियोलाई खराब होती है। ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स की बात करें कि कुछ लोग होते हैं, जैसे कुछ कंपनी वगैरह होती हैं जहाँ पे मतलब बहुत सारे ऐसे होते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा डस्ट वगैरह उड़ते हों, तो उनमें जो है ऑक्यूपेशनल मीन्स क्या होता है, व्यवसाय, यानी जो व्यवसाय से रिलेटेड होते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये हमारा जैसे पैपिलरी है, ये है क्या है, ये है हमारा एल्वियोलाई। तो यहाँ पे कुछ फाइब्रोसिस बन जाते हैं, इस तरह से जो बेसमेंट मेम्ब्रेन हमने देखा था वहाँ पे फाइब्रोसिस बन जाता है। तो ये जो है अब यहाँ पे जो है ऑक्सीजन और CO2 के ट्रांसपोर्ट में क्या करेंगे, दिक्कत पैदा करेंगे। यानी ये जो है कुछ डिसऑर्डर हो गए हमारे किसके, रेस्पिरेशन के। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, क्या है यहाँ पे, 100 ml ब्लड डिलीवर्ड 5 ml ऑक्सीजन टू टिश्यू एंड 100 ml ब्लड डिलीवर्ड 4 ml CO2। यानी 100 ml ब्लड जो है 5 ml ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, जबकि 4 ml CO2 ट्रांसपोर्ट करता है। 5 ml ऑक्सीजन 4 ml CO2, 5 ml ऑक्सीजन 4 ml CO2। तो ये पॉइंट जो है याद रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो चलिए यहाँ पे ये हमारा यूनिट हुआ समाप्त। इस वीडियो में यहीं तक। अपना फीडबैक देना मत भूलना। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।